तो अंग्रेजों ने एक बात सभी घटकों के सामने रखी कि आप ये आधुनिक राज्य जो भारत आजाद होने वाला है इससे क्या चाहने वाले हैं। तो उसमें जो मुस्लिम लीग था उन्होंने ये कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि भारत की जो मेजॉरिटी है, जो हिंदू है, उनके अधीन हम अपने आप को नहीं देखना चाहते हैं और इसीलिए हमें पृथक देश चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं। आरक्षण कल्याणकारी योजना नहीं है। आरक्षण ये आधुनिक भारत और इस देश के अलग अलग समुदाय के साथ में आधुनिक भारत का हुआ हुआ सौदा है। आज आपके पास स्कूल ही नहीं। जिस स्कूल में मैं पढ़ा वो हमारे किसी व्यक्ति ने बनाई थी, बड़े मेहनत से बनाई थी। उस तरह के लोग आज नहीं, और उस तरह के स्कूलों को सरकार अनुदान भी नहीं देती, क्योंकि जो सरकार है वो नहीं चाहती कि इस तरह के स्कूल जिंदा रहे। क्योंकि अगर वो स्कूल चलेगी तो बगल की प्राइवेट स्कूल नहीं चलेगी जहां पर फीस लगेगी। लेकिन क्योंकि 5 मिनट की बात है तो मैं कहना चाहूंगा कि क्योंकि अभी आंदोलन का एक करने का समय है, लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जो एक धारणा बनाई गई है, बिकॉज जब मैं जेल पर पीएचडी कर रहा था तब हम आरक्षण के ऊपर खास करके जो उच्च जाति के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हमेशा एक चर्चा होती थी, और उन चर्चाओं के माध्यम से जब हम लाइब्रेरी जाके वापिस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स है जब उसको देखते थे, पढ़ते थे, तो एक बात मुझे अभी भी समझ में आती है कि अगर बाबा साहब की बातों को अगर बहुत ध्यान से देखा जाए आरक्षण के परिप्रेक्ष्य से, तो बाबा साहब खास करके जब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को डिसॉल्व करके शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बना रहे हैं, वो उस वक्त बना रहे हैं जब भारत आजाद होने वाला है और भारत में एक ऐसी संकल्पना आने वाली है जो जिसे हम आधुनिक राज्य कहते हैं। और आधुनिक राज्य भारत में इसीलिए भी आने की ज्यादा संभावना थी क्योंकि भारत अंग्रेजों के अधीन था, और जहां से अंग्रेज आते थे पश्चिमी देशों में, तो पश्चिमी देशों में एक संकल्पना आई आधुनिक राज्य की, जो ये कहता है कि समाज के अलग अलग घटक जो आधुनिक राज्य के साथ में एक सौदा करते हैं कि अगर हम आपके अधीन जाते हैं तो आप उसके बदले हमें क्या देंगे। और इसी धारणा से समाज के अलग अलग घटक, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे उच्च नीच के अलग अलग फासले वाले लोग हो, वो उस राज्य की संकल्पना को मानते हैं इस तौर पे कि वो राज्य हमें क्या देगा। उसी तौर पे जब भारत आजाद होने वाला था तो अंग्रेजों ने एक बात सभी घटकों के सामने रखी कि आप ये आधुनिक राज्य जो भारत आजाद होने वाला है इससे क्या चाहने वाले हैं। तो उसमें जो मुस्लिम लीग था उन्होंने ये कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि भारत की जो मेजॉरिटी है, जो हिंदू है, उनके अधीन हम अपने आप को नहीं देखना चाहते हैं और इसीलिए हमें पृथक देश चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं। और मुस्लिम लीग ने वो कॉन्फ्रेंस में अपना एजेंडा पास किया, उनको जो मूवमेंट चला जिससे उनको पाकिस्तान करके देश मिला। उसी तर्ज पे उसके पहले मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ करता था, इसी तौर पे कि शेड्यूल कास्ट इस देश में माइनॉरिटी है, और क्योंकि वो माइनॉरिटी है तो जिस तरीके से मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट है, क्या वो इस बात का अधिकार मानते हैं कि हम सेपरेट नेशन भी मांग सकते हैं, उस तौर पे शेड्यूल कास्ट का के लिए नेगोशिएशन, आरक्षण और
कल्याणकारी योजना ये होती है कि सरकार ये कहती है कि एक समूह के पास घर नहीं है तो उनको घर मिलना चाहिए, और इसीलिए वो कल्याणकारी योजना है। तो आपके घर में पदाधिकारी लोग आएंगे, सरकारी कर्मचारी आएंगे, आपको घर बनाने की बात करेंगे। आरक्षण कल्याणकारी योजना नहीं है। आरक्षण ये आधुनिक भारत और इस देश के अलग अलग समुदाय के साथ में आधुनिक भारत का हुआ सौदा है, और वो सौदे के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब सेपरेट इलेक्टोरेट को जीतते हैं, और बाद में क्या होता है आपको पता है, गांधी पोस्ट पे बैठे पूरा बैक होता है, ये सब होता है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बैकवर्ड डेज के आधार पर, ये नेगोशिएशन के आधार पर। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण इसीलिए भी अलग है क्योंकि वो नेगोशिएशन के आधार पर मिला था कि भारत सरकार का संबंध इस देश के अछूतों के साथ ये रहने वाला है कि अगर हमने मुसलमानों को सेपरेट नेशन दिया तो आपको हम ये अधिकार देंगे, ये सौदा है। लेकिन किसी भी सरकार ने सौदे को पूरा नहीं किया। ओबीसी का आरक्षण बैकवर्ड डेज के आधार पर, और क्योंकि वो बैकवर्ड डेज के आधार पर उसमें क्रिमिनल लागू हो सकता है। शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में अगर फंडामेंटली देखा जाए तो क्रिमिनल लागू नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। अगर वो होता है तो जो सौदा है वो खत्म हो जाए, और आप आरक्षण को केवल एक कल्याणकारी योजना के तरीके से ट्रीट करेंगे। एंड देयरफॉर मुझे लगता है कि अभी की तारीख में जहां पे बाकी वक्ताओं ने बात की कि आरक्षण निजीकरण के कारण खत्म हो गया है या खत्म होने के कगार है, वहां पर शेड्यूल कास्ट के समाज को भी ये सोचने की जरूरत है कि वो सरकार से चाहते क्या है। जैसे पिछले इलेक्शन में पूरे भारत में शेड्यूल कास्ट ने ये कहा कि हम संविधान बचाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी दबे उसके समाज के लिए एक केवल आइडियल डिस्कशन नहीं होती है, एक व्यवहारिक समाज में होते रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल होते हैं। भारत सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि भारत में शेड्यूल कास्ट का सबसे बड़ा आबादी जो है, अगर 100% शेड्यूल कास्ट को मान जाए तो 70 से ज्यादा प्रतिशत भारत में शेड्यूल कास्ट ये भूमिहीन मजदूर है, और शहरों में वो चीप लेबर है, सस्ता लेबर है आपके इनफॉर्मल इकोनॉमी के। और इसीलिए शेड्यूल कास्ट के इंटेलेक्चुअल, शेड्यूल कास्ट के नेताओं जब वो समाज की तरफ से अपना परिवेश, अपनी बात सरकार के सामने रख रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आप शेड्यूल कास्ट के लिए चाहते क्या है। अगर आप शेड्यूल कास्ट के लिए ये चाहते हो कि उनकी बड़ी आबादी जो गरीबी में है वो उससे बाहर निकले, तो आरक्षण के साथ साथ में शेड्यूल कास्ट के समाज को अपनी स्वायत्ता वाली इंस्टीट्यूशन, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन बनाना बहुत जरूरी है, जिसके तहत में बाबा साहब ने एजुकेशन और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की थी। एजुकेशन का आपको पता है, पीपल्स एजुकेशन बाबा साहब ने बनाई थी, उसकी कंडीशन बहुत थी। उसका कारण ये है कि समाज का पढ़ा लिखा जो वर्ग है हमारा शेड्यूल कास्ट का, उसने पढ़ लिखने के बाद में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उसने ये समझा कि मैं किसी गरीब के स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप दे दूं या उसका एडमिशन कर दूं, मेरा काम हो। लेकिन समाज को भी इस तरीके से आगे नहीं बढ़ता। कोई भी समाज, खास करके शेड्यूल कास्ट समाज, जिसका कल्चर ही खत्म कर दिया गया है। 1956 के बाद में हम नए कल्चर की शुरुआत करते हैं, जो भी एक तरीके से पूरा कल्चर नहीं बनता। तो एक ऐसा समाज है जिसके पास कल्चर है, ऐसा समाज है जिसके पास शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन है, ऐसा समाज है जिसके पास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। ऐसे समाज के लोगों के सवाल जो है वो केवल और केवल जो है आरक्षण से नहीं सुनेंगे। आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल आरक्षण से नहीं सुनेंगे। ऐसे समाज के सवाल जो है समाज में खुद की संस्था बनाने से भी छूट सकते। अगर छूट नहीं सकते तो कोई बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। और इसीलिए मैं जिस संगठन से आता हूँ, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन, हमारा ये कहना है कि समाज में कैडर डेवलपमेंट ना होने के कारण और समाज के अपने इंस्टीट्यूशन ना होने के कारण समाज में एक तरीके का अराजकता, हमारा जो गरीब समाज है उसके पास कुछ नहीं है। मैं झोपड़पट्टी से आता हूँ, मुझे पता है कि हमारे बस्ती में आज भी मैं लिख के दे सकता हूँ कि आने वाला जो बच्चा है 10 साल का है, वो 15 साल 20 साल में उसका भविष्य क्या होगा। तो बड़ी तादाद हमारे गांव में खेत मजदूर है, शहर और झोपड़पट्टी में रह रही है। इन तादाद को अगर हमें आगे लेके जाना है और केवल पढ़े लिखे लोगों का नहीं सोचना है, तो जैसे मैंने कहा इंस्टीट्यूशन बनाना जरूरी है। उसके तहत हम नागपुर में अपना पहला इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले, जो नवंबर में हम उत्तर नागपुर में पहला इंस्टीट्यूशन लॉन्च कर रहे हैं, और उसके सारे सेंटर विदर्भ में एक सेंटर आने वाले 6 महीने में फैलाने वाले हैं।
तो मैं मेरी संगठन से आप सबको अपील करता हूँ, क्योंकि जैसे कहा गया टाइम कम है, इसीलिए मैं दरखास्त करता हूँ कि सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर हमारा आने वाले नवंबर में शुरू होने वाला है, जो समाज के अलग अलग घटकों के सहयोग से ही वो सेंटर चल पाएगा। क्योंकि समाज के सबसे नीचे पायदान में जो व्यक्ति है, जो किसी के घर में काम करने वाली औरत है, जो साइकिल रिक्शा चलाने वाला हमारा आदमी है, जो किसी बनिया बामन के घर में काम करने वाला व्यक्ति है, इनके बच्चे कैसे आगे बढ़े, इनके बच्चों को सहयोग कैसे मिले और किस तरीके से अपनी प्रगति करें। जैसे सिद्धार्थ कॉलेज का स्टूडेंट है फर्स्ट बैच का, तो ऐसे ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप किसी के घर में लिटरली गंदगी साफ कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के ऐसे लोगों के बच्चे आए से बन पाए समाज में इंस्टीट्यूशन। मैंने कहा कि बड़ी दुख की बात है कि उस तरह के इंस्टीट्यूशन अब नहीं है। जाहिर चौधरी जैसे नागपुर में हमारी महिलाएं जिन्होंने अपना पेट काट के समाज में छोटी छोटी बड़ी बड़ी स्कूल खोली और समाज को आगे बढ़ाया, उस तरह का पूरा इन्वायरमेंट खत्म हो चुका है। उस पूरी मूवमेंट को अगर हम जितना नहीं करेंगे तो केवल और केवल आरक्षण ही पाएंगे। रिजर्वेशन अवेल करना होता है। रिजर्वेशन आपको घर चल के नहीं मिला। रिजर्वेशन मुझे तब मिला जब मेरी स्कूली शिक्षा खत्म हुई। मैंने स्कूली शिक्षा खत्म की और मैं मुंबई में पढ़ने गया। मुंबई से फिर मैं जेल में पढ़ने गया। मेरा भाई आज फॉरेन में पढ़ रहा है। ये सभी हो पाया क्योंकि स्कूली शिक्षा पूरी हुई। आज आपके पास स्कूल ही नहीं। जिस स्कूल में मैं पढ़ा वो हमारे किसी व्यक्ति ने बनाई नहीं, बड़े मेहनत से बनाई थी। उस तरह के लोग आज नहीं, और उस तरह के स्कूलों को सरकार अनुदान भी नहीं दे रही, क्योंकि जो सरकार है नहीं चाहती कि इस तरह के स्कूल जिंदा रहे। क्योंकि अगर वो स्कूल चलेगी तो बगल की प्राइवेट स्कूल ही चलेगी जहां पर फीस लगेगी और वहां पर बिजनेस चलता है, तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। वो बिजनेस चलना चाहिए, इसलिए सरकारी संस्थाएं नहीं चलनी चाहिए। और महाराष्ट्र उसका सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जहां पर सरकारी स्कूलों को खत्म कर दिया गया और प्राइवेट कॉलेज स्कूल को लाया गया। क्योंकि यहाँ के जो मराठा और बाकी अपना कास्ट है, इनका जो स्कूल का बिजनेस है, जो शिक्षा का बिजनेस है, वो आगे बढ़े। और यदि हमें ये लगता है कि हमारे समाज का सबसे नीचे का नीचे पैदा वाला व्यक्ति, जैसे मैंने कहा किसी गरीब महिला का बच्चा, लड़की अगर आगे बढ़ना है तो समाज को ये सोचना पड़ेगा 2 कदम पीछे आगे समाज में कितनी संस्थाएं खोलनी पड़ेगी। केवल नेता के पीछे भाग के कुछ नहीं होगा, केवल जो है जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, केवल 14 अप्रैल को डीजे लगाने से कुछ नहीं होगा। समाज को 2 कदम पीछे आके समाज के लिए संस्थाएं खड़ी करनी पड़ेगी। हमने सावित्रीबाई फुले रिसोर्स सेंटर लॉन्च नवंबर में कर रहे हैं और झोपड़पट्टियों में, गाँव में जो खेत मजदूर है, इनके बच्चों को इसका कैसे फायदा हो, वो अलग अलग बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में कैसे जाए, JUT ऑक्सफोर्ड कैसे जाए, इसके तहत हम काम कर रहे हैं। हमने हमारा आसाम में भी काम चालू किया, दिल्ली में काम चालू किया है और भारत के अलग अलग कोनों में जहाँ पर ज्यादातर हमारे गरीब लोग रहते हैं उनके लिए हमने काम चालू किया है। तो आपका सहयोग रहेगा, इस आशा के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। मुझे जाना है, मैं दिल्ली से आया हूँ, ये दिल्ली वापस अभी जाना पड़ेगा। बहुत बहुत